तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे ज़्यादा प्रश्न सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी के जीएस करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, फिर मैथ के बारे में, फिर रीजनिंग के बारे में, उसके बाद में हिंदी के बारे में बताने वाले हैं। हिंदी में जो गद्यांश आया था वो आज जीवन के मूल्यों के ऊपर गद्यांश आया था, तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी के जीएस और करंट अफेयर से हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले एक बार निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चलिए देख लेते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सारी जानकारी आपको हम दे देते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पर यह चली थी, कब से कब तक चली थी, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली थी। कौन कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे और बाद में मनमोहन सिंह जी बने थे। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय डबल हो जाए। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके विकास का लक्ष्य 8% था, लेकिन इसने केवल 7.6% ही विकास को हासिल किया था। आगे आपसे जब एग्जाम कठिन होगा तो यही पूछा जाएगा कि भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? 8 था, लेकिन हासिल कितना किया? 7.6 किया। चौथी के का विकास लक्ष्य दर क्या था? 5वीं का क्या था? तो ये भी आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। फिलहाल आपका एग्जाम नॉर्मल लेवल का ही चल रहा है, तो अभी इसी लेवल का पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे जैसे पैटर्न चेंज होगा उसी तरह से हम आपका एग्जाम एनालिसिस भी कराते जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का नृत्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया गया था, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं तो यह देख लीजिए। कुचिपुड़ी हो गया, बिलासनी नाट्यम हो गया, आंध्र नाट्यम हो गया, भामा कल्पम हो गया। ये भामा कल्पम अभी पूछा गया था परसों वाले एग्जाम में। वीर नाट्यम हो गया, दप्पू हो गया, टपेता हो गया, गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोट्टम, बुट्टा, बोम्बालू। ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं यह आपके आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये हिस्ट्री से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब 2 से 3 प्रश्न आपके हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं। पहली वाली शिफ्ट में भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। चलिए, तो इसका संस्थापक कौन था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। शासनकाल की बात करते हैं तो 321 ईस्वी से 297 ईसा पूर्व तक ये जो है रहे थे, इनका टाइम पीरियड रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए देखिए, भारत के अधिकांश हिस्सों को एक प्रशासन के तहत एकजुट करने वाले पहले सम्राट थे। उन्हें देश को कुशासन से बचाने और विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने का श्रेय दिया जाता है। और कौटिल्य जो चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं, वे इनके गुरु थे और इन्हीं की प्रेरणा लेकर के इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आपने वो पूरी कहानी पढ़ी होगी, कैसे कौटिल्य ने अपनी जो है चोटी बाद में खोली। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस वंश को समाप्त नहीं कर देते और मौर्य वंश की स्थापना नहीं कर देते, तब तक हम अपनी इस चोटी को जो है नहीं बांधेंगे। ऐसा जो वो कहानी आपने पूरी पढ़ी होगी, उसके ऊपर फिलहाल चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उनके गुरु कौटिल्य चाणक्य थे। चलिए अगला प्रश्न। और कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समय की इकाई क्या होती है? साइंस से प्रश्न है, तो समय की एसआई मात्रक सेकंड होता है। देखिए, समय की एसआई इकाई सेकंड होती है। समय अवधि को एक अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद आवधिक गति खुद को दोहराती है। मतलब कि इसकी सीधे सीधे थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो 1 सेकंड जितने समय में अपने आप को जो समय है अपने आप को दोहराता है, उसी को हम समय अवधि कहते हैं और इसको सेकंड में दर्शाते हैं। तो एसआई मात्रक समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब कुछ अन्य मात्रक देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विद्युत क्षमता की मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों इकाइयां जो है वो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? तो भारत की महिला साक्षरता दर 65% रही थी। ठीक है। देखिए, पूरी आपको जानकारी देते हैं, महिला की, भारत की और पुरुष की, तीनों बता देते हैं आपको। तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04 है, याद रखना। आज महिलाओं की पूछी, कल आपसे पुरुषों वाले भी पूछ सकते हैं। तो 74.04% जो है वो पुरुषों के लिए है। भारत की टोटल साक्षरता दर कहें तो ये 82.14% है।
महिलाओं के लिए कहें तो 65.46 जो है ये महिलाओं की साक्षरता दर रही है। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है, यानी जिस पर इलेक्शन होता है ऐसी कितनी सीटें हैं? तो ऐसी सीटें हैं 238। बाकी 12 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन जिन पर इलेक्शन होता है वह आपसे पूछा गया, तो ये आपकी 238 हो जाएंगी। देखिए, तो राज्यसभा में अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 285 सदस्य रहते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। देखिए, 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि इन लोगों का इलेक्शन होकर के इनको चुना जाता है, इलेक्शन करके चुना जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित या फिर मनोनीत किया जाता है। कुल मिलाकर के 250 ही होते हैं। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था? ये प्रश्न भी आपका हिस्ट्री से पूछा गया। तो 1782 में टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का राजा बना था। देखिए, तो टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास की प्रमुख हस्तियों में से एक माना जाता है। वह अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 7 दिसंबर 1782 को मैसूर का शासक बना था। कब? 7 दिसंबर 1782 को। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध की सारी कलाएं सीख ली थी और वह बहुत कम उम्र में ही मार्शल आर्ट में भी परंपरागत जो है पारंगत हो गए थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कब बने थे? तो ये 1782 में मैसूर के शासक बने थे। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। कौन जीता है इस बार? तो इस बार पंजाब जीता है 2023 वाली, और 2023 वाली ही आपसे पूछी गई थी। तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पंजाब ने बाजी मार ली है। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बड़ोदरा को 20 रनों से शिकस्त देकर घरेलू टूर्नामेंट की T20 ट्रॉफी जीत ली है। तो ये T20 का प्रारूप होता है। बड़ोदरा ने मतलब बड़ोदरा हारी है और पंजाब जीती है। तो आपसे उपविजेता भी पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में। तो याद रखना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का उपविजेता बड़ोदरा रही है और विजेता पंजाब रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बताया है पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने 223 पर 4 विकेट रन बनाए थे। ठीक है, उसको छोड़िए। चलिए अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? जब स्कोर 0-0 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लव कहते हैं। ठीक है ना, वन लव, जैसे 0-0 रहता है तो उसको हम लव कहते हैं, स्कोर को लव कहा जाता है। देखिए, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी देख लेते हैं। फ्रांस में जब टेनिस का खेल लोकप्रिय हो रहा था, तब स्कोर बोर्ड पर लिखे जाने वाले शून्य जो है वो किसी अंडे की तरह दिखाई देता था, जिसे फ्रेंच में लफ कहा जाता है। अंडे को फ्रेंच में लफ कहा जाता है। जब टेनिस अमेरिका के लोगों ने सीखा तो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार इसे लव के रूप में उच्चारित किया। ठीक है, शुरुआत हुई थी लफ के रूप में, लेकिन अमेरिका के लोगों ने इसे लव कहना शुरू कर दिया। तो जीरो स्कोर को लव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ये तो भाई लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। पहली शिफ्ट में पूछा गया था, कल भी पूछा गया था और आज भी फिर से पूछ लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन आर्टिकल 51A में किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 4(1) का पार्ट है। देखिए, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल अभी 11 हैं। 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है शिक्षा वाला, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। इन मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4(1) में अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य की बात की जाए, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था, जिसे उस समय सोवियत संघ कहते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, जो रूस से लिया गया था उसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो अमेरिका से लिया गया था उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मेंसुरेशन का एक प्रश्न पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस के आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी के थोड़े प्रश्न हमको मिल गए हैं। ठीक है ना, तो हिंदी के प्रश्नों के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हिंदी के एज इट इज प्रश्न ही हमको भेजे गए हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न हैं, जिसमें 2 प्रश्न बॉडमास के हैं। CISI से एक प्रश्न, कुल मिलाकर के 2 प्रश्न बने हैं। एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न, डेसिमल फ्रैक्शन से 1 प्रश्न, एवरेज के 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, डिस्काउंट का 1 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका ट्रेंड से पूछा गया था, परसेंटेज के 2 प्रश्न और एज यानी आयु से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। तो नॉर्मल लेवल का ही मैथ आ रहा है, परेशान नहीं होना है। रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए, डाइस से फिर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 प्रश्न बढ़े हैं, थोड़ी संख्या बढ़ी है कोडिंग डिकोडिंग की। सीरीज के 2 प्रश्न हैं। बाकी जो गणितीय संक्रियाओं की संख्या है, जो आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिख दीजिए, समीकरण को संतुष्ट कीजिए, तो ऐसे आपके 2 प्रश्न आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न आए हैं, जिसमें वही गोले में भी बिठाने वाले प्रश्न आए हैं और मेज पर जो आमने सामने बिठाते हैं वो वाले प्रश्न आए हैं। कुल मिलाकर के 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज से 1-1 प्रश्न सुबह भी आया था, इस शिफ्ट में भी आया है। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न हैं, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न हैं। वेन डायग्राम साइलॉक से 1 प्रश्न पूछा गया है।
छिपी आकृति एम्बेडेड फिगर का एक प्रश्न आया हुआ है, पेपर कटिंग के 2 प्रश्न हैं, लेटर कोडिंग का 1 प्रश्न है, डायरेक्शन का 1 प्रश्न है और क्लासिफिकेशन से 1 प्रश्न आया है। इस तरह से आपकी रीजनिंग पूछी गई है। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न आ गए हैं हमारे पास में। पर्यायवाची 2 से 3 पर्यायवाची पूछे गए जिसमें खंडन का पर्यायवाची पूछा था, पर्यायवाची नहीं है। यानी खंडन शब्द दिया गया था, बोला था इनमें से कौन-सा खंडन का पर्यायवाची नहीं है। अब वो ऑप्शन होता तो हम आपको बता सकते थे। फिलहाल खंडन का पर्यायवाची पूछा गया था। अगला मुहावरा देखिए, गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा यह पूछा गया था। इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ बेकार करना या फिर सब कुछ नष्ट कर देना। उसके बाद में दूसरा पूछा गया था, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर के चलाना, इसे हम क्या कहेंगे? तो दूसरे के नाम से अपना काम करना, ये जो है इसका हो जाएगा दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना। ये 2 आपके मुहावरे पूछे गए थे। विलोम शब्द भी आपके 2 पूछे गए थे जिनमें से एक पूछा था, बदमाश का विलोम क्या हो जाएगा? तो बदमाश का विलोम शरीफ हो जाता है, ऑप्शन में शरीफ दिया गया था। पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे गए थे और ये जो पैराग्राफ था वो मनुष्य के जीवन मूल्यों पर आधारित जो है पैराग्राफ पूछा गया था। तत्सम तद्भव के 2 प्रश्न थे जिसमें ओट का तद्भव क्या होगा? तो ओट का तद्भव ओष्ठ हो जाता है। हाँ, ओ होठ का तद्भव क्या होगा? तो ओष्ठ हो जाएगा और छत्री का तद्भव क्या होगा? तो छत्री का तद्भव खत्री हो जाएगा। ये 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न आपके मुहावरे के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें एक पूछा था जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे असाध्य कहते हैं या फिर लाइलाज कहते हैं। बीमारी जो लाइलाज बीमारी कहते रहते हैं अपन डेली भाषा में यूज़ में लाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाइलाज या फिर असाध्य। अब जो ऑप्शन में दिया गया था वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी वाक्य शुद्धि के भी आपके 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। 1 प्रश्न लोकोक्ति का और 2 प्रश्न वर्तनी शुद्धि से पूछे गए थे। तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस 10 से 12 मिनट में हमने आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस करा दिया और सारी जानकारी आपको हो गई। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि लगातार आपके पास में एग्जाम एनालिसिस पहुंचता रहे और आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर सेंड कर देना है। कम समय में हम पूरा एग्जाम एनालिसिस करा देते हैं, यही विशेषता है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास में समय रहे जिससे कि आप अपने जो प्रश्न आ रहे हैं उनके लिए समय बचा सकें और अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकें। कहीं आप 3-4 घंटा जाकर के एनालिसिस देखेंगे, अपना 3-4 घंटा बर्बाद करेंगे, ठीक है ना? इसीलिए कम टाइम में पूरा एग्जाम एनालिसिस हम करवा देते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए एसएससी, जीडी और एसएससी के अन्य एग्जाम के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी आपको, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स फ्री में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में और भी बहुत सारे पेपर जो हैं एसएससी के वो आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो जल्दी ही मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।